इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड बीजेपी सत्ता देने का जिम्मा विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के कंधे पर डाल दिया है, जिसके बाद से दोनों ही नेता झारखंड की सियासत में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नए समीकरण और नए गठजोड़ सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नया मोर्चा झारखंड विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, जहां विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनमोर्चा और जेडीयू के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में कदम ताल कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में तो खबर तैरने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव लड़ा, वो राह अब जुदा हो चुकी है, और क्या अब जेडीयू अलग रास्ते और अलग मोर्चे के साथ आमने सामने होगा? तो आज बात होगी झारखंड की सियासत और बनते बिगड़ते नए समीकरण की, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। झारखंड में मानसून बरसात की फुहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासत उफान पर है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में देश के दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई में सीएम के चेहरे से लेकर सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन की जितनी हड़बड़ी एनडीए में दिखाई दे रही है, उतनी बेचैनी इंडिया गठबंधन में है नहीं। बहरहाल झारखंड के दौरे पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी केंद्रीय कृषि मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड पहुंच रहे हैं, तो कभी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। यानी विधानसभा चुनाव से पहले प्रभारी और सह प्रभारी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की इस रफ्तार को जेडीयू की एंट्री ने स्पीड ब्रेकर लगाने का काम किया है। विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनमोर्चा और जेडीयू साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की अफवाहें हैं। सीटों और क्षेत्र के बंटवारे की इंडिया ब्लॉक में किचकिच नहीं दिखाई दे रही। यानी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। अब बीजेपी इस सियासी माहौल में फुल एक्टिव मोड में आ चुकी है। झारखंड में 5 सीट मिलने वाला 9 को धमका रहा है और 99 सीट मिलने वाला 240 को धमका रहा है। अब देखो देश का क्या भविष्य हो सकता है, ये देश कैसे चल सकता है। लेकिन राहुल जी, हेमंत जी, आप जो भी बोले, सूरज पूर्व से ही आएगा, सूरज का उदय पूर्व से ही होगा। 240 हमेशा बड़ा होगा, 5 से 9 हमेशा बड़ा होगा, ये आप मान के चलिए, ये हमें मत धमकाओ। बीजेपी के सियासत की रफ्तार को देखते हुए बड़े नेताओं का बार बार झारखंड पहुंचना जेएमएम को भी अकर रहा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य सियासी तीर छोड़ते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा पर ये कहते हुए कटाक्ष कर रहे हैं कि असम के सीएम से पूछा जाना चाहिए कि अपने राज्य में एनआरसी को लेकर वो चुप क्यों हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाले हिमंता बंगाल के 2 जिले जहां से उनके सांसद हैं, वहां वो क्यों नहीं बोलते। और साथ ही सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि बिहार में भी इस मुद्दे पर वो क्यों नहीं बोलते। उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो ऊर्जा का जो बैटरी था वो पूरी डिस्चार्ज हो गया, और अब उनको रिचार्ज करने के लिए झारखंड आना पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि देश के कई जगहों में बाढ़ है, कई क्षेत्र सुखाड़ है। भारत के जो कृषि मंत्री हैं वो लगातार झारखंड के दौरे पर है। सरयू राय के जेडीयू के करीबी होने की खबरें अभी तक सर सामने आई हैं। कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जेडीयू ने भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं। खैर, ये सियासत है, और सियासत में चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिशों में जुटे राजनीतिक दलों के बीच छिड़ी होड़ में फिलहाल बीजेपी अभी 20 साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जेडीयू की तैयारी, जेडीयू की एंट्री ने बीजेपी की स्पीड को घटाया।
विधायक सरयू राय की पार्टी के साथ क्या आएगी जेडीयू? भारतीय जनमोर्चा और जेडीयू के साथ मिलकर क्या आने वाले समय में लड़ सकते हैं चुनाव? वहीं बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में मोर्चा संभाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान लगातार झारखंड का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार दोनों ही नेता जीत का गुरु मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की कदमताल शुरू हो चुकी है। तो झारखंड के सियासत में बनते बिगड़ते समीकरणों पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेएम से नेता धर्मेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रियाजुल अंसारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारतीय जनमोर्चा के नेता से हम बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र तिवारी जी, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जेडीयू के साथ, ऐसा लग रहा है कि तालमेल आपका बनता बिगड़ता नजर आ रहा है, और खबरें तो ये भी हैं कि विधानसभा चुनाव में आप एक साथ एक ही थाल में भोजन करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या कुछ कहना है आपका? जी, जेडीयू के साथ हमारा संबंध बन रहा है। हमारे माननीय संरक्षक पार्टी के भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक माननीय सरयू राय जी 2 बार मिल चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, और कुछ चर्चाएं हुई है झारखंड के लिए। तो लग रहा है कि हम लोग उनकी केंद्रीय नेतृत्व जो है, ये सब लोग बैठ करके फैसला लेंगे, फिर हम लोग साथ होंगे और साथ हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि सबको पीड़ा है कि किस तरह से 24 वर्ष से झारखंड को सभी ने राज किया, सभी पार्टियों ने राज किया और अलग अलग तरीके से लूटा है। तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार जी की एंट्री यहाँ होती है तो जनता को एक विश्वास जगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाया है, आगे निकाला है, अच्छा प्रशासन शासन दिया है, उसी तरह झारखंड को भी जरूरत है, क्योंकि झारखंड अब लूटखंड बन गया है। पूर्व में यहाँ डबल इंजन की सरकार थी। ठीक है धर्मेंद्र तिवारी जी, तो इसका मतलब है कि नया समीकरण बन सकता है, इस बात को लेकर आपने इशारा कर दिया है। लेकिन नीतीश कुमार से तो आपकी मुलाकात हो रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में और साथ ही साथ केंद्र की सरकार में एनडीए गठबंधन के साथ हैं नीतीश कुमार जेडीयू, तो क्या झारखंड में आपका और जेडीयू का अलग कदमताल चलेगा या एनडीए के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, तो डिपेंड करता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि अपने पार्टी के अध्यक्ष है और उनका जो डिसीजन होगा हम सभी मिलजुल करके कार्य करेंगे। हम तो चाहेंगे, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे? जी 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 जी। अच्छा, तो ये बात पुख्ता तौर पर सामने आ चुकी है। जी ठीक है। रियाजुल अंसारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। रियाजुल अंसारी जी, अभी तक तो माना जा रहा था कि विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो रही है और एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस का महागठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब तो तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और 2 मोर्चे हैं और तीसरा जदयू क्यों तीसरा मोर्चा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को परिकल्पना करना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। कहीं इन लोग का इलाइट कुछ गड़बड़ी हो, क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जदयू को सीट नहीं दे रही हो, क्या उनको लगता होगा कि झारखंड में जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है, कि यहाँ पर उनको कोई सीट नहीं देना चाहती होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू का मामला है। इसको जदयू और भारतीय जनता पार्टी कैसे देखते हैं? तो यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है, आपको इस बात से लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें तो फायदा है अगर अलग चुनाव लड़ेंगे, हमें खतरा क्यों होगा भाई? हमें किस लिए खतरा होगा?
नहीं, तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है चुनावी मैदान में। अभी तक माना जा रहा था कि एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ महागठबंधन। नहीं तो उसमें हमें क्यों खतरा होगा? वो खतरा भारतीय जनता पार्टी को होगा, हमें कोई खतरा नहीं है तीसरा मोर्चा बनने। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैदान में आपके सामने कोई है ही नहीं? नहीं, मैदान में सामने है ना, भारतीय जनता पार्टी सामने है। तो इसका मतलब तो ये आप इशारा कर रहे हैं कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र तिवारी जी, देखिए फर्क तो जनता जानती है ना, जनता को क्या करना है। अभी आपने देखा है झारखंड में एक छोटे से ब्लॉक कांके में ईडी ने 700 एकड़ जमीन का घोटाला अभी पकड़ा है 4 रोज पहले। यहाँ कितने घोटाले हुए हैं 4.5 वर्षों में, और सारे बेलगाम हो चुके हैं अधिकारी पदाधिकारी, और अलग अलग तरीके की लूट है। नहीं, लेकिन उसमें तो मुख्यमंत्री अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झूठे केस में फंसाया और अब उन्हें जमानत मिल गई है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद भी संभाल लिया है। देखिए मुख्यमंत्री जी को एक केस में, लेकिन जब अंदर जाते हैं, जब खिचड़ी पकती है तो बहुत सारे दाल जो है ना साबुत नहीं निकलते हैं, खिचड़ी ही निकलती है। तो ये है व्यवस्था। अभी जिस तरीके की जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो तो बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी जन नेता भी उसमें फंसेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आप क्या सवाल उठा रहे हैं? आपका क्या कहना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही? जांच तो सरकारी तंत्र है, फिर भी अब बताइए कि एक ब्लॉक से जहां जनता का काम नहीं हो रहा है, वहां एक व्यक्ति 700 एकड़ का फर्जरी करता है। 700 एकड़ की फर्जरी पकड़ी जाती है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, भिजवा रहे हैं उसको। ये हवाबाजी में बात करना आप लोगों को, जेल भिजवा दीजिए जो अधिकारी पकड़ाया है। वो तो ये तो डिपेंड करता, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो ईडी जांच की है, हम लोगों को पेपर के द्वारा ही जानकारी मिली है कि ईडी ने 700 एकड़ जमीन एक कमलेश कुमार ने वहाँ गड़बड़ी की है, और उसको भी पकड़े जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ब्लॉक में जब ऐसा हुआ है तो सारे ब्लॉक की हम छानबीन करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। आप यदि ईडी को कहते हैं कि वो जांच कर रही है, कुछ भी बोलते हैं तो गलत है रिजवान भाई। नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं कि इसी सरकार में सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी थोड़ी पकड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में नहीं पकड़े गए क्या? भारतीय जनता पार्टी में जो गलत काम किए हैं आपके मुख्यमंत्री जी तो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं। टी शर्ट और टॉफी घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं किया। दोनों मिल करके तमाशा बनाए हुए हैं इस राज्य में। आपको जवाब दीजिएगा इस पर। आज टी शर्ट टॉफी घोटाला हुआ, मैनहट्ट घोटाला हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? विधानसभा के पटल पर बातें उठी, लेकिन यहाँ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। रियाजुल अंसारी जी जवाब दीजिएगा। कोई कार्रवाई नहीं की मतलब हम लोग भी किसी जांच के बिना किसी को अंदर भेजें, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी बन जाए, हम लोग भी अपने प्रशासन को बोले उस पे अगर। अरे रियाजुल अंसारी जी, कार्यकाल आपका खत्म होने वाला है, जांच की आपने शुरुआत की और जांच में अब आप कह रहे हैं कि आप ऐसे ही किसी को अंदर नहीं भेज सकते। ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है आपको कुछ मिला ही ना हो। जांच पूरा हो गया है, जांच पूरा हो गया है, सारा इनके पटल पर है, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। कब आई है पटल पे? कब आई है पटल पे? कब आई है पटल पे? ये पटल पे जब आप नहीं सुने तो फिर हाई कोर्ट में केस गया है, हाई कोर्ट ने भी जवाब दिया है। तो ये तो सरकार को मानना पड़ेगा ना, सरकार को ये सारी सुविधाएं उनके पास है। धर्मेंद्र तिवारी जी, अगर आप कह रहे हैं कि जांच पूरी हो चुकी है तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं की जा रही कार्रवाई महागठबंधन के द्वारा? देखिए दोनों मिलकर के दो ही धाराएं चल रही हैं, दोनों मिलकर के एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और शहर को राज्य को लूटने में दोनों एक दूसरे का केवल पीठ पर थपा रहे हैं। जनता समझ रही है, जनता देख रही है और जनता जल्द ही ये सारी जो कुचक्र चल रहे हैं उसका जवाब देगी। हम जात पात धर्म में कब तक फंसे रहेंगे? इंसानियत यहाँ तार तार हो रही है। आज सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर आज 1500 शिक्षकों की बहाली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। यहाँ जो अभ्यर्थी है कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, लोगों को लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है तो उसका जांच का आदेश दे दीजिए। उसमें पकड़े जाएंगे जो गलत शिक्षक के जो पैसे के बल पर नियुक्त हुए हैं वो पकड़े जाएंगे।
तो ये तो एक हमारे एक मुख्यमंत्री कहते हैं। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से आप तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ऐसे में तीसरे मोर्चे की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किस विचार के साथ और कौन कौन से वादों के साथ आप जनता के बीच पहुंचने वाले हैं? अरे एक देखिए, सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार की चरम पर है, जनता भी जानती है, जनता को जगाना है और झारखंड को बचाना है। झारखंड को बचाने हेतु हम सभी जनता को जगाएंगे और जनता की और जात की राजनीति बंद होगी, इंसानियत की राजनीति होगी, तभी मिलजुल कर रियाजुल जी जवाब दीजिएगा में मदद करें। अरे हम पूछ रहे हैं कि कौन है इनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट? जनता के लिए इन्होंने संघर्ष किया, कितने जनता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादे किए थे, उसके खिलाफ कितना क्वेश्चन इन्होंने पूछा, कितना बेरोजगारी पे सवाल किया, कितना, सुनिए तो आप मेरी बात, कितनी बेरोजगारी पे सवाल किया, कितना महंगाई पे सवाल किया, केंद्र सरकार में जो योजनाओं को बोले थे वो कितने योजनाओं को पूरा करने पर इन्होंने नहीं। तो आपने अपने ये बताइए, महागठबंधन के कार्यकाल में आपने अपने सभी वादे पूरे कर लिए? 2 लाख रोजगार का वादा करके तो आप भी आए थे ना? आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना दे हम? नहीं, प्रवक्ता आप मुझे नहीं बनाइए, मैं सवाल तो आपसे कर ही सकती हूँ। जब मैं सवाल उनसे करूंगी तो नहीं रियाजुल अंसारी जी, मुझ पर भड़कने की जरूरत नहीं है। सवाल जब सवाल आप उनसे कर रहे हैं, वो तो अभी सत्ता में भी नहीं आए। आप तो 4.5 साल की सरकार पूरी करके फिर से चुनाव में जा रहे हैं और आपसे कोई सवाल भी ना करे। नहीं, सवाल कीजिए, सवाल करने पर कोई ये नहीं है, लेकिन हम जब बोल रहे हैं बीच में सवाल करने का ये कौन सा तुक है? अरे हमारी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। आपकी बात जितनी सुनी थी, आप जो सवाल कर रहे हैं, तो अगर आप उन पर सवाल उठा रहे तो आप भी बता दीजिए कि कितने रोजगार दिए आपने। हाँ, अब मैं बताता हूँ, अब तो सुन तो लीजिए, सुनने में आपको, अब सुनिए बढ़िया से, आपका सवाल हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। हम लोगों ने कितनी स्कीम लाया और कितने वादों को पूरा किया, आप देख लीजिए। और जब जब सुन लीजिए, हमने ज्यादा से ज्यादा इनके समय में सचिव, जो पंचायत सचिव का वैकेंसी था, इन लोगों ने वादा किया था, ये नहीं करा पाए, लेकिन पंचायत सचिव का बहाली हमने करा के दिया। हमने पुलिस की जो सिपाही की बहाली थी उसको हम लोग जेपीएससी में हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहाल किया। अरे इन लोगों ने क्या किया? सरकार आने के बाद, सुनिए मेरी बात, नहीं, इन लोगों ने क्या किया? जो धरना दे रहे हैं वो झारखंड में नहीं दे रहे, वो कौन सा झारखंड है? अच्छा, तो सहायक पुलिसकर्मी जब धरना दे रहे हैं तो उनका भी सोल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं और जल्दी ही उसका भी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। हम लोग धरना, हम लोग कृषि किसानों की तरह नहीं है कि हम लोग बैरियर लगा देंगे आगे और उसके आगे किसानों को मार डालेंगे। हम लोग उस सहायक पुलिसकर्मी की भी बात सुनेंगे और इस प्रदेश में जितने नहीं, दिक्कत तो ये होती है ना कि आपसे सवाल, जब आपसे सवाल किए जाते हैं ना तो फिर आप भड़कने लगते हैं। धर्मेंद्र जी, जी अभी जो सहायक पुलिसकर्मी है, सहायक पुलिसकर्मी बीजेपी के टाइम में छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही उन्होंने किया था। और जब कांग्रेस की सरकार आई छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने एक नियम के तहत उनको परमानेंट किया। उसी नियम के तहत सरकार आपकी है, चुनाव की तिथि आने वाली है, आप उनको भी उस तरीके से जो 2500 लोग उनको परमानेंट कीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है, कांग्रेस ही करती है। और कांग्रेस की हम तो नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में आपने किया वही झारखंड में कर दीजिए, करेंगे, है ना, यही कहना है। और जो 12 शिक्षक है, अरे लेकिन रियाजुल अंसारी से कब करेंगे? 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बचे हैं तो सब चीज की प्रक्रिया होती है ना, प्रक्रिया में करेंगे। जो काम आप 5.25 साल में नहीं कर पाए वो 2 महीने में हो जाएगा। प्रक्रियाएं कुछ नहीं किया, तीसरी बार वो धारणा पर आए हैं, केवल एक साल। नहीं, कितने रोजगार दिए आपने? आप गिनती करा दे, आप गिनती गिना दे, क्योंकि मेरे पास नहीं, मेरे पास, आपके पास डाटा है, मेरे पास डाटा है, मैं निकालूं अभी डाटा? नहीं, निकालिए ना, मैं तो चाहती हूँ कि आप दें, हमारे दर्शकों को डाटा दें आप। हाँ, मैं दे रहा हूँ, 5 मिनट रुक जाइए। जब आप पे इस पे टॉपिक पे डिबेट करना था तो आप हमको बोलते, मैं डाटा लेकर बैठता आपके सामने। नहीं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो फिर आप जब तीसरे समीकरण की बात करेंगे तो फिर आपको अपने काम गिनाने भी होंगे। एकदम, मैं तो गिना रहा हूँ कि हमने कृषि लोन दिया रोजगारों को, हमने किसानों को कर्जा माफ की, हमने ज्यादा से ज्यादा
कैसे लोगों के बीच में अबुआ आवास दिया, स्वास्थ्य विभाग में हमने कितना काम किया, शिक्षा में कितना काम किया, अरे हमने काम किया, ग्रामीण सड़कों का कितना हमने जाल बिछाया। आपने श्रमिक डाटा, चलिए अगली डिबेट के लिए आप डेटा निकाल लीजिएगा, फाइनल कमेंट योजना जी अभी निकाल दे रहा हूँ डेटा, ये भी आप निकाल लीजिए। श्रमिक योजना जो थी, जिस पर हर श्रमिक को जो असंगठित मजदूर हैं उनको 1000 रुपया मिलना था, 8 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। जो ऑनलाइन नहीं था, सरकार ने उसको किनारे कर दिया, और जो श्रमिक मित्र काम कर रहे थे 800, उनको भी 10 रुपया और 15 रुपया मिलता था, उनको भी किनारे कर दिया। बार बार वो गुहार लगा रहे हैं सरकार पर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। धर्मेंद्र तिवारी जी, आती हूँ आपके पास, एक मिनट में आती हूँ आपके पास। हमारे साथ हीरू महतो जी, पूर्व सांसद जेडीयू से जुड़ चुके हैं। जी हीरू महतो जी, बहुत स्वागत है आपका। खीरू महतो जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से झारखंड में चर्चाएं चल रही हैं, तीसरे समीकरण को लेकर बात चल रही है, और धर्मेंद्र तिवारी जी ने तो उसको लेकर पत्ते भी खोल दिए हैं। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारतीय जन मोर्चा के साथ तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, हम लोग एनडीए के साथ हैं, और एनडीए के साथ ही हम लोग ऐसा आगे विधानसभा लड़ेंगे। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन तिवारी जी मेरे साथ ही बैठे हैं। तिवारी जी ने तो बोला कि कई मीटिंग्स भी हो गई। तिवारी जी, अपनी बात रखिएगा। जी नमस्कार। अध्यक्ष महोदय को, अध्यक्ष महोदय के ज्ञान में नहीं होगा, उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे उनको बात करनी चाहिए कि इस तरह की बातें हो रही है, क्या ये सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी उनको लेनी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी से हमारे संरक्षक माननीय सरजू राय जी की 2 बार बातें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा नेतृत्व जो है इस पर जल्द ही फैसला ले लेगा। देखिए, कोई आधिकारिक सूचना हम लोग को नहीं झारखंड प्रदेश को, और हम लोग झारखंड प्रदेश में अगले दिन 14 में बीजेपी के साथ अलायंस करके हम लोगों ने लड़ा लोकसभा, इसलिए विधानसभा भी लड़ेंगे। कोई हम लोग के साथ आधिकारिक सूचना नहीं है। ऊपरे कहीं से अगर आ रही है ऐसी आवाज, तो उसको हम लोग कैसे माने? कोई सूचना मिले लिखित में आदेश में कि ऐसा हो गया है, ऐसा नीतीश जी का भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं नहीं आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का। अच्छा, तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल साफ है कि एनडीए के साथ ही आप हैं, और ये जो खबरें सियासी गलियारों में तैर रही हैं, इनको लेकर अभी आप पुख्ता नहीं कर रहे हैं इस बात को? नहीं, तैरते रहेगा। हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। अच्छा, तो क्या चांसेस ये हो सकते हैं कि भारतीय जन मोर्चा को भी आप एनडीए के साथ ले आए? नहीं, राष्ट्रीय स्तर में हम लोग का ऐसा तालमेल है, अभी चल रहा है। अगर मान लीजिए अगर मोर्चा के लोग अगर आना चाहते हैं, जदयू में शामिल होना चाहते हैं, स्वागत है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम तो इनके साथ मोर्चा करके हम तो इलेक्शन लड़ेंगे अगले। चलिए खीरू महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रियाजुल अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में जिस तरह से तीसरे समीकरण को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं, अटकलें भी लगाई जा रही हैं, और अफवाहों का दौर भी जारी है। लेकिन जिस तरह से खीरू महतो जी को हमने सुना, जेडीयू ने अभी भी इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि साफ तौर पे पूरी तौर से इनकार भी नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते झारखंड में और कितने समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.